हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राइजिंग एकेडमी में। और 33वां लेक्चर हम लोग का है ये क्लास 10 की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी प्रतिस्थापन विधि के बारे में, और उस विधि से रिलेटेड हमने कई सारे एग्जाम्पल्स किए हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कई सारे एग्जाम्पल्स किए हमने। लास्ट में 2 एग्जाम्पल मैंने आपको एनसीईआरटी से भी बताए हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं विलोपन विधि की, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड। क्या होती है विलोपन विधि, कैसे प्रयोग करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या ये अच्छी है या सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बेटर था हम लोग के लिए, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यदि दिए गए जो हमारे चर x और y हैं उनके गुणांक अगर पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब कि 3 है, 4 है, 5 है, और उसके बराबर में जो संख्या है, मतलब जो हमारा अचर पद है c, उसका मान भी एक पूर्ण संख्या है, तो आप लोग बड़ी आसानी से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए उसके कोफिशिएंट में, मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा समीकरण युग्म दे दिया जाए जिसमें जो x और y के गुणांक हैं वो बड़े बड़े नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, है ना, तो उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो एक ऐसा मेथड हमारे पास है जिसको बोलते हैं विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिए गए समीकरण युग्मों में से x और y 2 चर अपने पास रहते हैं, x को या तो y को हटा देंगे, मतलब गायब कर देंगे। कैसे गायब करेंगे, अपने पास 2 समीकरण युग्म हैं, दोनों जगह x है, दोनों जगह y है, सिर्फ फर्क क्या है कि x के साथ किस चीज़ का हम गुणा कर रहे हैं, y के साथ किस चीज़ का हम गुणा कर रहे हैं, है ना। हमारे पास जो फर्क आता है वो सिर्फ और सिर्फ आता है x और y के गुणांकों का। तो हम क्या करते हैं, किसी एक चर को उठाते हैं, उसके गुणांकों को दोनों समीकरणों में बराबर कर लेते हैं। उसके बाद अगर दोनों गुणांक का चिन्ह बराबर है तो घटा देते हैं, अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देते हैं। इस तरह से अगर हमने y के गुणांक बराबर बनाए हैं तो y चला जाएगा, x के गुणांक बराबर बनाए हैं तो x चला जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चर रह जाएगा, और एक चर को हल करने के लिए एक समीकरण आपको पास मिल जाएगी, उसको आसानी से आप लोग हल कर लेंगे, है ना। और फिर जब एक चर का मान आ गया तो उसका मान उठा के किसी दूसरे समीकरण में रख दो, या तो पहले समीकरण या तो दूसरे समीकरण रख दो, तो आसानी से दूसरे चर का मान भी आ जाएगा, है ना। तो मैंने अभी जो बोला इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप नोट कर लें सिमेट्रिकली, तो हम लोग को आसानी रहेगी विलोपन विधि समझने में। ओके, स्टेप 1, क्या करते हैं हम लोग, दिए गए समीकरणों पूरा लिख देता हूं, मेरी आदत पड़ गई है, में उपयुक्त मतलब रिक्वायर्ड अचर संख्या का, अचर संख्या या संख्या सिर्फ लिख दो चलेगा, गुणा करके x अथवा y के गुणांक बराबर करते हैं। सबसे पहला स्टेप अपना क्या है, दोनों समीकरणों में किसी एक नंबर का, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरूरी नहीं कि आप दोनों समीकरणों में सेम नंबर का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, दोनों समीकरणों में अलग अलग नंबर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं संख्याओं लिख देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। दिए गए समीकरणों में उपयुक्त अचर संख्याओं का गुणा करके x अथवा y के गुणांक बराबर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2, यदि अचर नहीं, गुणांक ज्यादा सही रहेगा, यदि गुणांकों का चिन्ह मतलब वही प्लस माइनस साइन, यदि गुणांकों का चिन्ह अलग है तो
नए समीकरणों, अब नए समीकरण कौन रहेंगे? जो हमें संख्याओं का गुणा करने के बाद मिलेंगे। नए समीकरणों को जोड़ देंगे या जोड़ते हैं तथा यदि गुणांकों का जो चिन्ह है वो समान रहे तो, गुणांकों के एक्चुअली यहां पे भी के रहेगा, गुणांकों के चिन्ह अलग हैं तो नए समीकरणों को जोड़ते हैं तथा यदि गुणांकों के चिन्ह समान हैं तो नए समीकरणों को घटाते हैं। ओके, दो चीजें आपने सीख ली। अब घटा दिया भैया या तो जोड़ दिया, स्थिति के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। स्टेप नंबर 3, यहां पे भी 1 लिख दिया मैंने। ओके, थर्ड स्टेप क्या है हमारा? घटाने अथवा जोड़ने के बाद एक चर विलुप्त हो जाएगा, है ना? लुप्त से लिखते हैं, ध्यान से रहेगा। एक जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ये गा है। बचे हुए चर का मान प्राप्त समीकरण को हल करके ज्ञात कर लेंगे। ओके, जैसे ही हमने घटाया या जोड़ा तो एक वेरिएबल गायब हो गया, अब दूसरे वेरिएबल का मान प्राप्त समीकरण को हल करके ज्ञात कर लेंगे। फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है ये, इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। प्राप्त चर के मान को इस प्रकार प्राप्त चर के मान को समीकरण युग्म में किसी भी एक समीकरण में रखकर अज्ञात चर का मान ज्ञात कर लेंगे। अज्ञात चर है, लेते हैं, मैं लिखता हूं क्योंकि शुरू से वही लिखते आ रहा हूं। इमेच्योर हूं, फॉरगिव मी फॉर दिस। अज्ञात चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अभी नहीं समझ आया होगा, आई नो। एग्जाम्पल देखेंगे जब हम लोग तो आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं। तो इसको मिटाए बिना इसके नीचे एक फटाक से एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज इट इज 1, बोर्ड को डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म है जिसको हमें हल करना है। मान लो अपने पास है 5x + 2y = 7 पहला समीकरण, और 10x + 3y = 5 समीकरण दूसरा है। अब हमें इस समीकरण युग्म को हल करना है विलोपन विधि का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या है? दिए गए समीकरणों को उपयुक्त चर संख्याओं का गुणा करके x या y के गुणांकों को बराबर करना है।
हमें देखो यहाँ पे या तो हम x का गुणांक यहाँ पे 5 है, x का गुणांक यहाँ पे 10 है, तो या तो हम 5 और 10 दोनों को बराबर कर लें, या फिर y का गुणांक 2 है, y का गुणांक यहाँ पे 3 है, या फिर y का गुणांक यहाँ जो है और y का गुणांक यहाँ जो है इसको दोनों को बराबर कर लें, है ना। तो सबसे इजी स्टेप यही है कि हम अगर समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो x का गुणांक 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हमें समीकरण 2 में कुछ गुणा नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलो करते हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर क्या मिल जाएगा? 2 का गुणा करके देखो, 10x प्लस 4y बराबर 14। इसको नंबर दे दो समीकरण 3। अब हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, चाहे समीकरण 3 में से 2 को घटा दो, चाहे 2 को 3 में से घटा दो, बराबर है बात है। ओके, अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर देखो, घटाने पे क्या मिलेगा, मैं एक दूसरे के नीचे लिख देता हूं घटाने के लिए। ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 2 क्या है? 10x प्लस का 3y बराबर का 5। घटाना है तो हमें साइन सारे निगेटिव हो जाएंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 10x में से 10x चला गया तो ये दोनों खत्म। 4y में से 3y गया तो कितने y बचा? 1y बराबर 14 में से 5 गया तो 9 5 14 y का मान आ गया 9। ओके, अब y का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी एक में रख दो, हो जाएगा अपना आंसर, x का भी निकल आएगा। y बराबर 9 मैं समीकरण 1 में ही रख देता हूं। समीकरण 1 में रखने पर y का मान 1 में रख के देखो, 5x तो वैसे ही रहने वाला है, प्लस 2 इंटू वाई की जगह 9 हो जाएगा बराबर 7, है ना। इसमें रखने पर हमें ये मिल गया। ओके, दिस विल इम्प्लाई 5x प्लस 9 का गुणा 2 में होगा तो 18 बराबर 7। तो 5x बराबर 18 को उधर ले जाओ तो माइनस का 18 हो जाएगा प्लस का 7, तो x बराबर माइनस का 18 में से 7 गए 11 आ जाएगा और बटे का 5। तो x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए विलोपन विधि का यूज करके, है ना। ऐसे हम लोग इस विधि को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस टॉपिक पे, इस मेथड से रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल, एक्चुअली 3-4 एग्जाम्पल और बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं वो एनसीईआरटी से लिए हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और 1 का दूसरा, ये 2 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं एनसीईआरटी से, तो इनको सॉल्व करते हैं जल्दी से। फर्स्ट में ये 2 है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस और इनको हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। चलो सॉल्यूशन क्या करना है, x या तो y दोनों में से किसी एक के हमें गुणांकों को बराबर करना है। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूं तो ऊपर 2 रहेगा, नीचे 2 रहेगा, 2 2 खत्म हो जाएंगे, तो मतलब x का गुणांक हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी x का गुणांक 1 दिया है ना। तो हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करके इससे घटा दें तो अपना काम बन जाएगा। या फिर हम अगर समीकरण 2 में 2 का गुणा करें तो ये 2x बन जाएगा और ये माइनस का 2y/3, यहाँ पे भी तो 2y/3 है ना। तो हम समीकरण 1 में चाहे 2 का गुणा कर दें, समीकरण 2 में चाहे 2 का गुणा कर दें, दोनों तरह से हमारा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 2 का गुणा कर देता हूं। ओके, पहले इनको मान लेते हैं समीकरण 1 2, x/2 प्लस 2y/3 माइनस 1 बराबर 0 मान लो समीकरण नंबर 1 है। अब इस 3 को इधर ला लो तो इसके जैसा ये भी बन जाए, x माइनस y/3 माइनस का 3 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में है ये, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दो।
करने पर क्या मिलेगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2y/3 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। लेट्स सी दिस इक्वेशन नंबर 3। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करना है। देखो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब y के दोनों गुणांकों का जो चिन्ह है वो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर जोड़ दें x/2, पहले इनको एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं। x/2 प्लस 2y/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पहला समीकरण। तीसरा वाला क्या है, 2x माइनस 2y/3 माइनस का 6 बराबर 0। चलो भैया जोड़ दो, तो ये कैंसिल हो गया है ना। x/2 प्लस 2x/3 लिखता हूँ, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2x है सिर्फ, माइनस का क्या आ जाएगा, -6 -1 माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर का 0। अब देखो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो अपने पास क्या बचेगा, 1/2 यहाँ से बचेगा, प्लस का 2 यहाँ से बचेगा, और मैं 7 को उधर दे दूँ। ठीक, x 2 2 से 4 4 1 5 5/2 इज इक्वल टू 7। ओके, 5/2 जब उधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। सो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू, 7 में 2 का गुणा होगा तो 14/5। x की वैल्यू आ गई, बहुत सही। अब दूसरा कहाँ सॉल्व करूँ, चलो इधर सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसको मैं मिटा दूंगा, नहीं तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, जगह है अपने पास। ओके, x बराबर 14/5 किसी भी समीकरण में रख दो, तो मैं इसमें रख देता हूं, समीकरण 2 में, 1 में भी रख सकते हो तुम, आ जाएगा आंसर। x बराबर 14/5 रखने पर, है ना, क्या मिलेगा, 14/5 हो जाएगा, x की जगह माइनस y/3 वैसे ही -3 बराबर 0। ओके, y/3 को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो 14/5 -3 को इधर ही रहने दो, y/3 को उधर ले जाओ, तो ऐसे हो जाएगा। 5 का गुणा 3 में होगा तो 5 तिया 15। अब 14 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और बटे में 5 बराबर y/3। तो यहाँ से 3 को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, -3/5। दैट विल बी आवर आंसर। एक ये और एक ये, है ना। x और y का मान आसानी से हम लोगों ने पता कर लिया। चलो इसमें चलते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। देखो x का गुणांक अगर बराबर बनाना हो तो हमें दोनों समीकरणों में कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा। वहीं अगर y का गुणांक बराबर करना हो तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 4 बन जाएगा, 4 यहाँ पे है ना। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग देख के ही पता चल जाएगा आप लोग को, है ना। तो समीकरण 1 मान लो ये वाला है, इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 2y बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं कुछ ऐसे भी एग्जांपल करवाऊंगा जिसमें सिर्फ एक ही समीकरण में गुणा करने से काम नहीं चलेगा, आप लोग को 2 समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा। ओके, चलो ये 2 समीकरण हमारे पास मिल गए। अब हम लोग क्या करें, मैं इसको इंग्लिश से थोड़ा बता दूं, तो क्योंकि बहुत दिन से इंग्लिश से कुछ नहीं बताया है। चलो मल्टीप्लाई करेंगे किसका, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, है ना। समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। एग्री करते हो। चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब हम लोग देखो यहाँ पे -4y आ गया, यहाँ पे प्लस का 4y, दोनों जगह गुणांकों का चिन्ह अलग अलग है ना, दोनों जगह जो कोफिशिएंट्स है उनका साइन अपोजिट है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड, ऐड करो क्या मिलता है,
3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 वैसे ही रहेगा। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। ऐड करो दोनों को, ये दोनों चीज़ें कैंसिल। 3x में 4x ऐड करोगे तो 7x हो जाएगा, बराबर 10 में 4 ऐड करोगे तो 14। सो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 14/7, सो दैट विल बी 2। तो x इज इक्वल टू 2। एक मिल गया हमें वेरिएबल का, मतलब जो क्या बोलते हैं वैल्यू वेरिएबल का। अब हम x इज इक्वल टू 2 चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। इन इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन को मैं EQN लिख दे रहा हूँ सिर्फ, तो समझ जाना। 1 में x इज इक्वल टू 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। सो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। सो y विल बी 10 में से 6 गया 4 और बटे में 4 आ जाएगा, मतलब कि 1। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1, है ना। इजीली सॉल्व हो गया कुछ ही स्टेप्स में। सब्स्टिट्यूशन करते तो उससे भी आसानी से आ जाता, बट मेरे को ना पर्सनली मैं अगर बताऊं तो एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर लगता है। सब्स्टिट्यूशन वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है, माथापच्ची लगती है। खैर, आपके पास जितने ऑप्शन हो, आपको जितना आता उतनी अच्छी बात है ना। तो हम लोग चलते हैं अब सीधे एग्जाम्पल नंबर 3 पे, एग्जाम्पल 3 हो गया, 4th पे, और देखते हैं 4th क्वेश्चन कैसा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 8, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 6। ओके, अब इस इक्वेशन में दिमाग लगाओ कि क्या हम किसी भी एक इक्वेशन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके गुणांक बराबर बना सकते हैं क्या। इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, कभी भी 5 के इक्वल नहीं आएगा। 7 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, 8 के इक्वल नहीं आएगा। पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं। अब तुम बोलो कि मैं 7 में 8/7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 कैंसिल हो जाए और 8 आ जाए, ऐसा नहीं, हमें पूर्ण संख्या का मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन। कुछ नहीं सोचना है, इन समीकरणों में जो भी गुणांक दिया हुआ है ना, पहला गुणांक, चाहे x का गुणांक उठा लो चाहे y का गुणांक उठा लो, इस समीकरण में x के गुणांक को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे x का गुणांक है इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर हम इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, मान लो हमें x को एलिमिनेट करना है, x का विलोपन करना है, तो जो यहाँ पे x का गुणांक है 5, इसको ले जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो x का गुणांक है 3, इसको लाके नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, तथा समीकरण 2 में 2 कैसे बना दिया, अब ये मिटेगा भी नहीं, मिट गया। समीकरण 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, गुणा करने पर। ओके भाई, 1 में 5 का गुणा करो, 5 तिया 15x प्लस 5 सते 35y बराबर 5 अट्ठे 40। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 पचे 15x प्लस 3 अट्ठे 24y बराबर 3 छंग 18। इसको 4 का नाम दे दो। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा, ओके, जो भी करने जा रहा हूँ। तो 15x में से 15x घट गया, 35 में से 24 घटाओ, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो ये y बन गया। ओके, 40 में से 18 गए तो ये कितना आएगा, 22। हमें ये कैसे प्राप्त हुआ, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर। ओके, 11y इज इक्वल टू 22, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, y इज इक्वल टू 22/11, सो दिस विल इम्प्लाई y इज इक्वल टू 2। y मिल गया। ओके, अब y बराबर 2 हम समीकरण 1 में रख देते हैं।
y बराबर 2 समीकरण 1 में किसी समीकरण में भी रख दो। आपके पास 4 समीकरण हैं, 1 2 3 4, किसी में भी y बराबर 2 रख दो, आराम से आ जाएगा मान x का रखने पर। y बराबर 2 रखो, 3x प्लस 7 में जब 2 का गुणा होगा तो 14 हो जाएगा बराबर का 8। सो 3x विल बी 8 माइनस का 14, तो माइनस का 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2। और हर एक स्टेप में हम लोगों को ये साइन लगाना है, इसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन। आंसर ये हमारा आ गया, y का मान ये और x का मान ये। आप लोग को अगर चेक करना है कि क्या हम लोग सही हैं तो रख के देख लीजिए। x इज इक्वल टू माइनस 2 रखोगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 रखोगे तो ये प्लस का 14 आ जाएगा। 14 में से 6 गए 8, है ना। आसानी से आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ जिसमें रीजनिंग का इस्तेमाल करना है। मतलब पहले हमें दिए गए डाटा से समीकरण बनाना है, जब समीकरण बन जाएगा तब उसको हल करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल भी मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 से लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड का। क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में एनसीईआरटी चलती है तो मैं सोच रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा कराऊँ, और जिन क्वेश्चंस में मुझे किसी और बुक में वैरायटी दिखेगी, अलग अलग क्वेश्चंस दिखेंगे, तो मैं उनको भी कराते रहूँगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने करवाया था। ओके, इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी रह जाएगी, हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु निकालनी है, तो हम मान लेते हैं नूरी और सोनू की आयु x और y, है ना। यही करना रहता है सबसे पहले। माना नूरी तथा सोनू की आयु क्रमशः x तथा y है। x कॉमा y लिखना चाहिए, x कॉमा y वर्ष है ना। ओके, मतलब नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। सबसे पहला क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या रहेगी, x माइनस 5, है ना। और सोनू की आयु क्या रहेगी, y माइनस 5। अब कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब अगर सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दिया जाए तो वो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें इधर 3 का गुणा करना पड़ेगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। यही तो कह रहा है। तो प्रश्नानुसार ओके, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3y माइनस 3 5 15। y को इधर लाओ और 5 को उधर ले जाओ। सो x माइनस 3y बराबर 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5 माइनस 15। x माइनस 3y बराबर 10 और माइनस का 10। समीकरण नंबर 1। सिमिलरली अब पुनः 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु ये रहेगी, सोनू की आयु 10 वर्ष बाद क्या रहेगी, y प्लस 10। अब 2 गुनी है 10 वर्ष बाद तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। ओके, x प्लस 10 बराबर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2y प्लस 2 10 जा 20। 2y इधर लाओ 10 उधर ले जाओ तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 चले जाएगा, 10 बचेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। देखो यहाँ पे गुणांक पहले से ही बराबर है, x और y के गुणांक, x के जो गुणांक है दोनों जगह वो बराबर है, तो हमें किसी का गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें घटा देना है। ओके, तो मैं समीकरण 1 से 2 को घटा देता हूँ। चलो, समीकरण 2 को घटाने पर
क्या मिल जाएगा, x से 2 को घटा, पहले नीचे लिख देते हैं एक दूसरे के, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10, और ये प्लस का है। और जब घटाएंगे तो सारे साइंस उलट जाएंगे, x से x कैंसिल, माइनस 3y प्लस का 2y विल बी माइनस का y, एंड माइनस 10 विल बी माइनस का 20, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बताएगा कि y बराबर 20 हो गया भैया। ओके, y बराबर 20 हमें पता चल गया। ओके अब इसको समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दो, तो मैं इसी में रख देता हूँ। ओके, समीकरण 2 में y बराबर 20 रखने पर क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, सो x विल बी इक्वल टू 10 और 20 दूनी 40, तो x बराबर 50। ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। इसमें रख देते तो वो भी वही आता, 20 या 60 हो जाता, 60 में से 10 चले जाते तो 50 आ जाता, है ना। आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो x बराबर 50 आ गया, y बराबर 20 आ गया। अतः नूरी की आयु क्या थी, x थी ना, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। अब हमारा उत्तर सही है या नहीं सही है एक बार जांच कर लेते हैं। 5 वर्ष पहले सोनू की आयु 3 गुनी करने पर नूरी की आयु मिल रही थी, तो 5 वर्ष पहले ये 45 हो जाएगा, 5 वर्ष पहले ये 15 हो जाएगा। देखो 15 की 3 गुनी है ना 45, 15 तिया 45। ओके, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। 10 वर्ष बाद 50 की जगह 60 हो जाएगा, 20 की जगह 30 हो जाएगा। देखो 30 की 2 गुनी है ना 60, आराम से हम लोग आंसर ले लिया। हो गया, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब मैं एक एग्जांपल और करा देता हूं और इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देंगे। एग्जांपल नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है एनसीईआरटी से। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची, मतलब होता है कैशियर, तो मैं कैशियर ही बोलूँगा, ये खजांची बोलने में अच्छा ही लग रहा है। कैशियर से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट मांगे उसने, है ना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट मिले। हो गए। पढ़ने में ट्रिकी लग रहा है, जिसको आ गया, जिसको पता है पूरा कॉन्सेप्ट, वो तो आराम से कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो बेचारा क्या करेगा। सबसे पहले तो मीना को कोसेगा कि ये बैंक में पैसे निकालने गई ही क्यों, और अगर गई तो इसने 50 और 100 रुपए के नोट ही क्यों मांगे, इसको पूरा 2000 का नोट ले लेना चाहिए था। खैर मजाक से हटके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो हमें क्या निकालना है, 50 और 100 के नोट कितने कितने होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, माना 50 के नोट बराबर x तथा 100 के नोट बराबर y। मान लो उसे x नोट मिले 50 रुपए के, y नोट मिले 100 रुपए के। तो पहली चीज, उसने खजांची से 50 या 100 के नोट मांगे। ओके, 25 नोट उसे कुल मिले, है ना। कुल 25 नोट मिले, मतलब x और y को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25, है ना। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25। अरे भैया उसे x नोट मिले 50 के, है ना, और y नोट मिले 100 के, तो 25 टोटल नोट हैं, तो जितने 50 के हैं जितने 100 के हैं दोनों को जोड़ दो तो 25 आना चाहिए, है ना। इक्वेशन नंबर 1। और क्या कह रहा है कि इन दोनों, ये 2000 दिया हुआ है ना, तो मतलब 50 के नोट जितने हैं और 100 के नोट जितने हैं सबको अगर गिन लिया जाए तो 2000 रुपए निकल आएंगे। तो अब देखो 50 के नोट अगर x हैं तो 50-50 के नोटों से कितने रुपए बनेंगे। मान लो 50 का नोट अगर 1 होता तो 50 रुपए बनते, 50 का नोट अगर 2 होता
तो 50 गुणे 2 मतलब 100 रुपये बनते। 50 का नोट अगर 3 होते हमारे पास तो 50 गुणे 3 हो जाता ना, 50 + 50 + 50, तो 50 गुणे 3 मतलब 150 बन जाता। इसी तरह अगर 50 के नोट x हैं तो हमें क्या मिलेगा, 50 गुणे x है ना, जो 50 रुपए के नोटों से पैसे रहेंगे वो उनका मान कितना होगा, 50 गुणे x। इसी तरह 100 रुपए के नोटों से बने पैसे कितने रहेंगे, 100 गुणे y, और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ओके, अब हमें इसका और इसका गुणांक बराबर करना है, चाहे x का बराबर कर लो चाहे y का बराबर कर लो। तो एक काम हम यहाँ गुणांक बराबर करने से पहले ये कर लेते हैं, अगर हम इस समीकरण के गुणांकों को और छोटा बना लें तो आसान नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 2000 है, तो मैं अगर इस समीकरण को सीधे 50 से भाग दे दूँ, मैं गुणा करना एक तरफ कर दूँ, अगर भाग ही दे दूँ तो क्या कोई गुना हो जाएगा, नहीं होगा। तो समीकरण 2 में हम लोग 50 से भाग दे रहे हैं। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, 50 के बराबर x को बनाना है तो समीकरण 1 में 50 का गुणा कर दो। मैं गुणा करने के बजाय समीकरण 2 में 50 का भाग ही दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ओके, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 50x/50 प्लस 100y/50 इज इक्वल टू 2000/50। ये 50 से 50 काटा, एक आया, 50 से 100 को काटेंगे 2 आएगा, 0 0 कैंसिल, 5 से इसको काटो 40 आएगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x + 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 3। x के दोनों जगह गुणांक बराबर हैं तो कुछ गुणा करने की जरूरत है नहीं, सीधे इससे इसको घटा देते हैं। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 3 अपना क्या है, x + 2y = 40, समीकरण 1 क्या है, x + y = 25। घटाएंगे तो तीनों जगह चिन्ह बदल जाएगा, 2y में से 1y चले गया तो 1y बचा, 40 में से 25 चले गया तो 15 बचा, तो y = 15 आ गया, मतलब हमें 100 के 15 नोट मिले। ओके, अब हमें 50 के कितने नोट मिले ये निकालना है। तो y = 15 हम लोग समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, 1 में रख दें। समीकरण 1 में y = 15 रखने पर, ओके, x + 15 = 25, सो x विल बी 25 - 15, x बराबर 25 में से 15 घटाओगे तो 10। अभी आंसर नहीं, हमें अभी और लिखना पड़ेगा। मतलब 50 के नोट 10 आ गए और 100 के नोट 15 आ गए, अतः ₹50 के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा ₹100 के, अगर अच्छे नंबर लाने हैं, एक भी नंबर तुम चाहते हो ना कटे, तो लैंग्वेज का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आखिर में आपने अगर x = 10 और y = 15 लिख के छोड़ दिया तो 1-2 नंबर तो पक्का कट जाएंगे। आपको ये भी लिखना ज़रूरी है, नोटों की संख्या, ये कितना हो जाएगा, 15, है ना, 15 10 25। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आ गया अपना आंसर। अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल रात वापस से हम लोग 8 बजे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक हम लोग सीधे वज्र गुणन वाले टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने का, वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।